हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन सोसाइटी के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने अच्छा खासा लेक्चर सीरीज डिस्कस किया है। आई थिंक कि 4-5 लेक्चर सीरीज हो गए हैं। ठीक है, 1 आवर के लेक्चर सीरीज है। मैंने आपको बोला था वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा, बट क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, दैट्स वाई कीपिंग दैट इन माइंड मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे ये लेक्चर सीरीज देने शुरू की है। तो आपको बस रिवाइज करते रहना है, पीडीएफ का रिवीजन करना है, बिकॉज ये जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स विल प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल एंड द फैक्ट्स। बिकॉज जब आप कीवर्ड प्लस फैक्ट्स को लिंक करते हो अपने आंसर राइटिंग में, तो आपकी आंसर रिचनेस और ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। तो ध्यान रखना है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स कहते किसको? तो यहाँ पर देखो, ये सब जो आपके हैं ना, कीवर्ड्स के एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो आपका चलो रिपोर्ट हो गया, इसको तो आपको मेंशन करना ही है। ये सब जो मैकेंसी स्टडी है, आईएमएफ की स्टडी है, वर्ल्ड बैंक की कुछ स्टडी हो सकती है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना है जो आपके पॉइंट्स को वैलिडेट करेगा। तो वी हैव डिस्कस ऑल दिस। बस कीवर्ड्स कौन से हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो, रीजंस फॉर लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। क्यों लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वोमेन का? तो ये सब कीवर्ड है। सोसाइटियल प्रेशर, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अनपेड वर्क, इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, इंक्रीज इनकम ऑफ मैन, ये सब कीवर्ड्स है। तो आप कीवर्ड याद रखो, रिवीजन करते समय आप कीवर्ड को रिवीजन करो, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ से आप कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो और लिंक कर सकते हो कि हाँ, ये कीवर्ड मैंने पढ़ा था और इसका एग्जाम्पल ये है। तो इस प्रकार से आप न्यूज़पेपर्स को इस पीडीएफ से लिंक कर सकते हो, कीवर्ड से लिंक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। ऐसे करना शुरू करोगे तो सारे यही पीडीएफ पढ़ेंगे और सारे यही आंसर लिखेंगे, ये तो होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए कीवर्ड पर फोकस करिए, और जो एग्जाम्पल्स है वो आप अपने न्यूज़पेपर से लीजिए, जो आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर कुछ देखते हो आप तो उनसे लीजिए। तो उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, डोंट रिलाई ऑल कंटेंट ऑन कि मुझे इसी से सारे कंटेंट लिखने हैं। ठीक है, यहाँ आपका दिमाग चलना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी जो टॉपिक है काफ़ी एलोबरेट टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बट ऐसा नहीं कि काफ़ी डिफिकल्ट है। एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद लिंक करते रहो सोसाइटी से, मज़ा आएगा एंड आपको अच्छा भी लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डाटा आपको कोट करना है वो एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके नाम कभी सुने होंगे, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे आपका आईएमएफ हो गया, जैसे आपका गवर्नमेंट का रिपोर्ट हो गया। सबसे बढ़िया तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, बिकॉज वो आपका एक प्रकार से ऑथेंटिक होता है, इसलिए आप उस प्रकार के जो डाटा है उसको कोट करिए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो होप आपको ये सब कुछ बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं वोमेन एंड इंडियन इकोनॉमी से। इससे हमने छोड़ा था पिछले लेक्चर में, कहाँ तक हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव तक देखा था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था सरपंच पति का जो ट्रेंड है वो चलता जा रहा है, डिस्पाइट वोमेन को रिजर्वेशन दी गई है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, 33% दिया गया है। हालांकि कुछ स्टेट जो है 50% भी देते हैं, लेकिन क्या वोमेन ऑटोनोमस डिसीजन ले पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, अगर नहीं ले पाती है तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है टू गेट रीड ऑफ दैट। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या इंपॉर्टेंस है वुमेन पार्टिसिपेशन का पॉलिटिक्स में, मैंने आपको ये सब बताया था। एंड व्हाई देयर इज लेस वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब भी कारण हमने बताए थे। ये सब देख सकते हो, ये सब कीवर्ड्स है। तो फोकस ऑन द कीवर्ड्स, बाकी आंसर आपको लिखने आ जाएंगे। पढ़ते रहोगे न्यूज़पेपर, द आंसर विल ऑटोमेटिकली कम, एंड बस आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बताया था गेट टू द टॉपिक वंस इट इज कंप्लीटेड, प्लीज़ राइट योर आंसर्स, एंड आप हमें सेंड कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपके जो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर से आप आंसर भेज सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपकी मदद कर रहे हैं, बस आपको अपना कॉपरेशन हमारे साथ बना के रखना है। शेयर द चैनल, स्प्रेड द पॉजिटिविटी, एंड डेफिनेटली वी ऑल आर गोइंग टू अचीव दैट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मोटिवेशन आपके अंदर है, आपको अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाना है, किसी बाहर के मोटिवेशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप खुद एक पावरफुल व्यक्ति हो। ठीक है, आप खुद एक पावरफुल व्यक्ति हो, दैट्स वाई आपने ये डिसीजन लिया है कि हमें इस फील्ड में प्रिपरेशन करना है एट एनी कॉस्ट। तो जब इस प्रकार की डेडिकेशन आपके अंदर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगी आपकी जो राहें हैं वो आसान हो जाएंगी, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गोइंग ऑन द रोड तो जो भी ऑब्स्टेकल है उसको हटाने की जिम्मेदारी आप खुद लेते हो और खुद हटाओगे, और जितने ज़्यादा आप आगे बढ़ने का कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा पावरफुल भी बनोगे। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है, पावरफुल बनने का एक तरीका है कि फेस द चैलेंजेस। अगर आती हैं तो, नहीं आए तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आती हैं, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, बहुत सारी चैलेंजेस आती है। इवन जो व्यक्ति कभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा हो, तो अगर वो प्रिपरेशन शुरुआत करता है तो उसको समझने में, सोचने में, एनालिसिस करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक बार वो पैटर्न पकड़ लिया जाता है तो एक्चुअली ये सारी की सारी समस्याएं धाराशायी हो जाती है। और ये सब कहीं ना कहीं आप संभव कर सकते हो, आपके अंदर ये सब पोटेंशियल है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया बिकॉज ये सब जो पोटेंशियल है ना, आपको अंदर जगाने की जरूरत है। यू ऑलरेडी पोजेसेस दीज। तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस रहो और सारे जो अपने प्लस पॉइंट है उसको निकालो। बिकॉज हम ज़्यादातर क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को, तो क्रिटिसाइज करना एक अलग बात है, लेकिन हम क्रिटिसाइज करके अपने आप को अगर सुधारते भी है तो वो और अच्छी बात है। बिकॉज उससे आपको ताकत मिलेगी। आपने देखा होगा, कोई प्रॉब्लम आया, आपने उसे फेस किया, आपने अच्छे से उससे निकल गया, तो वो आपकी एक ताकत बन जाती है, वो एक्सपीरियंस बन जाता है, और यही फिर बाद में आपको काम देगा। तो घबराने की क्या ज़रूरत है भाई साहब, जब हमें पता है कि ये सब चीज़ें हमें पावरफुल बनाती है। वाई वी फेस फियर, तो बी करेजियस, इसी को तो कहते हैं बी करेजियस। करेजियस मतलब क्या, ऐसा थोड़ी कि हमें युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार लड़ने हैं। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ने, तो थर्ड वर्ल्ड वार तो लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो करेजियस कैसे होंगे, जब हम अपने स्टडी से रिलेटेड चैलेंजेस को दूर कर पाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ करेज फॉर आवर सेल्फ। उसी प्रकार से डिफरेंट पर्सन डिफरेंट फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए करेज का डेफिनेशन डिफरेंट हो सकता है। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपके साथ साझा की हैं, कुछ अच्छी लग रही थी, दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया इस डिस्कशन को। हालांकि चलिए, मुद्दे से भटक गए थे, अब हम मुद्दे पर आते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको शेयर करना है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करो। एंड जो भी अगर इशू आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वोमेन इन इंडियन इकोनॉमी की स्टेटस के बारे में। तो आपको पता है, मैंने बार बार चीख चीख कर बताया है आपको कि जो वोमेन है वो 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सेंसस 2011 का जो डाटा है आपको उसे कोट करना है, इट इज़ वेरी रिलेवेंट। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में वोमेन के पार्टिसिपेशन की, तो बहुत कम है। ठीक है, अब ये कम क्यों है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, और दो तीन डाटा या फैक्ट्स आपको इससे रिगार्डिंग लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, डिस्पाइट मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल इकोनॉमीज थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, वोमेन एमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स। एंड वोमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है लेबर मार्केट में कहो। ठीक है, इनफॉर्मल जॉब्स देखने को मिलती है, लो स्किल जॉब्स इन्हें मिलती है। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, यानी कि बहुत सारे देशों में आप देखोगे तो जो बैंक अकाउंट्स है, इवन वॉट इंडिया में जब ये आपका जनधन योजना वाली स्कीम नहीं आई थी, तब तक वोमेन की जो बैंक अकाउंट्स थी बहुत ही कम थी। तो कहीं ना कहीं जनधन योजना ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का काम किया है। अब ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना, इसका मतलब कि आपके पास अच्छा एक्टिवेटेड बैंक अकाउंट है, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है तो सब्सिडी आप उस बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हो। आपको लोन लेना है तो आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट होती है, तो जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, इससे कम होता है। तो ये बात है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, एंड साथ ही साथ सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स है ना, बहुत फेस किए जाते हैं इंडिया में भी। ठीक है, कि घर से बाहर नहीं जाना है, या फिर यूँ कह सकते हैं अपने डिसीजन नहीं लेने हैं, ये सब कुछ बातें होती है। एंड अनपेड वर्क आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर में वुमेन कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन वेजेज क्या मिलती है, नहीं मिलती है। साथ ही साथ देख सकते हो मेल जो है वो आउटसाइड वर्क करते हैं, यानी कि जॉब्स करते हैं, लेकिन फीमेल पूरी हाउस होल्ड को संभालती है, लेकिन क्या उनके लिए वेज मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको देखने हैं। अब कुछ डाटा या फैक्ट से आपको सब्सटेंशिएट करना है हमारी बातों को, या फिर जो इश्यूज हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी में। तो पहली बात तो ये देख लो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस डाटा के तहत ये गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की जाती है, PLFS, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, या फिर यूँ कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो यहाँ पर जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हुई है। देख सकते हो, फेल टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट सिंस इंडिपेंडेंस इन द पीरियड 2017-18। ये डाटा नहीं दी गई है, लेकिन आपको डाटा लिखना है इसमें। ठीक है, ऐसे तो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, कितना फेल हुआ है ये आपको देखना है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आप कोट कर सकते हो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। हालांकि अब ये
नई रिपोर्ट आ चुकी है 2021 या फिर 22 का, आप लेटेस्ट अपडेट कर लेना। तो यहाँ पर इंडिया को 112 यानी कि 112वां रैंक मिला है अमंग द 153 कंट्रीज। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में कहीं ना कहीं जेंडर गैप की इश्यूज बहुत ही गंभीर है, ठीक है। एंड ये कौन पब्लिश करता है, ये भी ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये बातें हो गई। और साथ ही साथ एक और खास स्टडी है, मैकेंसी स्टडीज को कहते हैं। यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आई है कि जो इंडियन वोमेन है वो जस्ट 17% ऑफ द नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। 17% ऑफ नेशनल जीडीपी में वोमेन कंट्रीब्यूट करती है, जो काफ़ी कम है, ठीक है। जबकि ग्लोबल एवरेज अगर देखा गया तो 37% है। तो आप समझो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज इंडिया में जो वोमेन वर्कफोर्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही कहाँ करती है, बहुत ही कम। मैंने आपको डाटा भी बताया था। एंड ये देखो, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, आईएमएफ की स्टडी हैज शोन दैट रेजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स टू द लेवल ऑफ मैन, यानी कि जितना मैन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना अगर हम वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा देते हैं तो इट कैन बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी बाय 27%। 27% अगर बूस्ट होता है तो आप समझ सकते हो कि जो इनकम है, लाइवलीहुड है, कितनी अच्छी इंप्रूव हो सकती है। इवन उससे जो रिलेटेड बेनिफिट देखो, हेल्थ बेनिफिट हो सकता है, बेटर होम मिल सकती है, ठीक है। एंड वुमेन इंडिपेंडेंसी भी देखने को मिल सकती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखने। तो फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट की बात करें तो जब हम बात करते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके लेबर फोर्स का जो पॉपुलेशन है उसमें फीमेल कितनी संख्या में पार्टिसिपेट कर रही है, दैट मीन्स द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। और ये ग्रोथ का ड्राइवर है, यानी कि अगर वुमेन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं तो इसका मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। एंड अगर लेट्स से कि वुमेन काफ़ी कम पार्टिसिपेट कर रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में वुमेन कंट्रीब्यूट कहाँ कर रही है, और कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, एंड जीडीपी में भी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली जो पर कैपिटा इनकम है वो भी नहीं ग्रो मिलेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ द वुमेन विल बी मोर। तो ये सब कुछ इश्यू आ जाती है। एंड जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट रहेगी इसका मतलब ये है कि वो जो कंट्री है वो और तेज़ी से ग्रो करेगा। एंड साथ ही साथ ये सब देख सकते हो आप कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का इन द लेबर फोर्स वो वेरी करती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ और, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कुछ और, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड ये जो वेरिएशन है वो क्यों हो सकता है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर जो हम आगे देखने वाले हैं। एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ये देखो ये आपको ध्यान रखना है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया वो 16.1% हो गया है ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर 20 क्वार्टर। एक क्वार्टर में आपका बेसिकली 3 मंथ होता है, ठीक है, याद रखना है। तो टोटल एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर में आपका 3 मंथ होता है। जैसे आपका जुलाई से सितंबर ये 3 महीने हो गए, तो इस क्वार्टर में बेसिकली जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 16.1% हो गई थी। और इसको आप नहीं कोट करना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सितंबर 2020 यानी कि कोविड पीरियड का डाटा है, तो इसको आपको कोट नहीं करना है। ये जो आपका 2018-19 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट है ना, उसमें आप जाओ, ठीक है, उसको कोट कर रहा है। तो ये तो बेसिकली एक क्वार्टर का दिया है, हम अगर एनुअल डाटा को कोट करते तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए आपको कोट करना है पीएलएफएस। क्या करो आप, पीएलएफएस यूपीएससी डालो एंड उसमें आप देखो बहुत सारे डाटा है, ठीक है, लेबर फोर्स से रिलेटेड, तो आप उसको नोट डाउन करो, आप उसको यूज करो कंक्लूजन के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में, जो भी है बेसिकली यूज कर सकते हो। अब चलते हैं हम रीजन फॉर लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, क्या कारण है भाई साहब। तो कारण आपको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम सिर्फ कीवर्ड के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सोसाइटियल प्रेशर है, सोसाइटियल प्रेशर आप अपने समाज में देखो, क्या सोसाइटियल प्रेशर नहीं है, वुमेन क्या सोसाइटियल प्रेशर नहीं फेस करती है कि भाई साहब हो गई उम्र अब शादी कर लो, ये सब इश्यू आती है कि नहीं आती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ट्रेंड चलता है, क्या महिलाएं कार्य करेंगी बाहर जाकर, ये सब कुछ इश्यू आती है कि नहीं, क्या हस्बैंड नहीं कमा रहे हैं, क्या हस्बैंड की क्षमता नहीं है कि वो जो वाइफ है उसको खिला नहीं सके, तो ये सब कुछ इश्यू निकल कर आती है, ठीक है। तो ये सब हो गया सोसाइटियल प्रेशर। साथ ही साथ आप देख सकते हो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जो वुमेन रिलेटेड जो जॉब्स है वो नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो जो सप्लाई है लेबर फोर्स की, खासकर वुमेन की, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाती जो आपका डिमांड है जॉब का, बिकॉज अपॉर्चुनिटी ही कम मिलती है। साथ ही साथ अनपेड वर्क, ये जो आप एग्रीकल्चर में देखते हो अनपेड वर्क,
ठीक है। और साथ ही साथ ये हाउस होल्ड में जो महिलाएं दिन रात काम करती है, ठीक है, तो ये सब क्या एग्जांपल है पेड वर्क का। साथ ही साथ देख लो इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, जो सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन महिलाओं को मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट है, ठीक है। एंड इंक्रीज इनकम ऑफ मैन, तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, जैसे जैसे लेट्स से, ये ऐसा नहीं कि ये प्रूवन फैक्ट है, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विचारधारा है एक प्रकार से, कि लेट्स से कि महिलाओं के कंपैरिजन में अगर मैन यानी कि जो वर्क करते हैं बाहर जाकर अल्टीमेटली उनकी इनकम बढ़ रही है, 1 लाख कमा रहे थे पहले 10 लाख कमाने लगे, 20 लाख कमाने लगे, तो क्या बात निकल कर आएंगी कि चलो मैं जो कमा रहा हूँ ना मेरे पैसे से इनफ है कि जो वोमेन है वो बिना अर्न किए रह सकती है घर में, उनको कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का ट्रेंड निकल कर आता है। तो देख सकते हो वोमेन टेन टू कट बैक देयर वर्क इन द फॉर्मल इकोनॉमी, एंड उनको फिर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में कंसंट्रेट करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज मैन की इनकम बढ़ गई, तो मैन की इनकम बढ़ गई तो इसका मतलब हम पूरा घर संभाल लेंगे। तो ये बात इश्यू निकल कर आती है, ठीक है। एंड सेफ्टी इश्यूज एंड हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, ये तो आपने सुना भी होगा, रिसेंट 2-3 सालों में शी बॉक्स कंप्लेन ये सब कुछ निकल कर आई थी बॉलीवुड मूवी सब में, ये सब आते हैं। एंड वी हैव द पॉलिसी फेल्यूर, यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी निकाली थी कि हाँ वुमेन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, ये सब बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, ठीक है। साथ ही साथ जो अवेयरनेस फैलाने की बात है, ये सब इनिशिएटिव लिए गए थे, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप, ये कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप, पॉलिसी फेल्यूर, ये सब मेजर रीजन है जहाँ पर लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, ठीक है। पॉलिसी फेल्योर में आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो एजुकेशन का क्वालिटी है ना, वो भी एक फैक्टर है कि जो वोमेन है वो प्रॉपर जॉब्स नहीं ले पाती है। तो ये सब भी ध्यान रखना है। इसीलिए अगर हायर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर वुमेन को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छे जॉब्स ले सकती हैं, ऐसी की बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो इसमें बहुत सारी वुमेन होंगी, तो ये तो काफ़ी पॉजिटिव बात है कि वुमेन कहीं ना कहीं इस फील्ड में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, अपना सक्सेस भी दिखा रही हैं। आप देख सकते हो, मैं बार बार कोट करता हूँ, स्पोर्ट के फील्ड में ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ले लो, ठीक है, साइंस के फील्ड में ले लो, पॉलिटिक्स के फील्ड में ले लो, अब तो पॉलिटिक्स के फील्ड में भी महिलाएं रिप्रेजेंट करने लगी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो बस मौका देने की ज़रूरत है, चौका तो अपने आप लग जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया, चलिए हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो क्या करना है, वुमेन को लीडरशिप रोल देनी है, ठीक है, जेंडर पार्टिसिपेशन उसको इक्वल बनाना है, ठीक है। एंड कैसे हो सकता है, तो एक तो बिहेवियरल चेंज होता है सोसाइटी में, अगर कुछ बदलाव लाना है तो बिहेवियरल चेंज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड ये तब संभव हो सकती है कि जो इश्यूज महिलाएं फेस कर रही है उस इश्यूज में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोर वुमेन आर गिवन लीडरशिप पोजीशन, तो वुमेन रिलेटेड इशू वो हाईलाइट कर सकती हैं, उसका सोल्यूशन भी कर सकती है। ये बातें हो गई। साथ ही साथ चाइल्ड केयर सब्सिडीज ये दी जानी चाहिए महिलाओं को, सो दैट जो महिलाएं हैं उनके बच्चे हैं तो उन सब्सिडी के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को फ्री अप कर सकते हैं, ठीक है। एंड उस पैसे से वो किसी व्यक्ति या महिला को रख सकती है जो उनके बच्चे की देखरेख करेंगी, और जो समय बचा वहाँ वो लेबर फोर्स में यूटिलाइज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा जहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। साथ ही साथ एजुकेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जैसे महिलाएं STEM यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेने में आकर्षित हों, ठीक है। ये सब फील्ड के एजुकेशन स्कूल्स में दिए जाए तभी तो आकर्षित होंगे, बिकॉज आर्ट्स के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आर्ट्स में टेक्निकल एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन अगर मैं जो वुमेन है टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल फील्ड में आती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है, मेडिकल कॉलेज में जाती है, तो कहने के वहाँ पर भी जो अपने कंट्रीब्यूशन है टू दैट फील्ड वो कर सकती है। एंड रिकॉग्नाइजिंग द इनविजिबल वर्क, जो इनविजिबल वर्क महिलाएं करती है उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल केयर इकोनॉमी, सोशल प्रोटेक्शन। एंड ये बात भी यही अच्छा पॉइंट हमें लगा था, रीडिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू मेक वुमेन इन द होम विजिबल एंड काउंटेड, है ना, कि भाई साहब GDP को रीडिफाइन करो कि जो महिलाएं घर में या हाउस होल्ड में कार्य करती हैं, ठीक है, वो विजिबल हो, उसको भी काउंट किया जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर महिलाएं एक दिन अपने हाउस होल्ड के काम को करना छोड़ दे तो GDP
काफ़ी नुकसान में जाएगा, बिकॉज पूरा जो घर है, हाउस होल्ड है, वो महिलाएं संभाले हुए होती है। ये बातें हैं। साथ ही साथ देख सकते हो इम्बाइबिंग द जेंडर इक्वलिटी, ये करो, एंड टैक्स इंसेंटिव दे सकते हो, ठीक है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल इंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करना है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो उन सब में आपका टैक्स इंसेंटिव दिया जा सकता है। जैसे इनिशिएटिव कुछ लाई गई थी, आई थिंक कि कौन सा, तो स्टैंड अप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया कुछ तो था। तो आप एक बार हमें बताना। ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। एंड लेट्स मूव टू द जेंडर वेज गैप एंड जेंडर इनइक्वलिटी। तो जेंडर पे गैप क्या इंडिकेट करता है कि भाई साहब ये मेल है, लेट से, कहाँ गया, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर जैसे मेल है, ठीक है, और फीमेल है, ठीक है, और सेम वर्क है, कहाँ गया, हाँ, सेम वर्क है। तो क्या होता है जेंडर वेज गैप, मतलब क्या हुआ कि सेम वर्क में आप देखोगे कि जो मेल है उसको ज़्यादा इनकम मिलता है, ज़्यादा एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि इनकम मिल रहा है, और फीमेल को उसी काम के लिए कम इनकम मिल रहा है। यही हो गया जेंडर वेज गैप, ठीक है। तो ये भी इश्यूज हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है, और ये जेंडर वेज गैप जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि हाँ वहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी ज़्यादा है, ठीक है। एंड वैसे तो अधिकांशतर गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, तो उन्होंने लीगलाइज किया है कि जो इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो इन द वर्क फोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द रिनमरेशन, यानी कि सेम वर्क के लिए सेम सैलरी, सेम वेज, सेम इनकम मिले। और इसके लिए बहुत सारे लेजिस्लेशन है, इंडिया में तो है ही है, ठीक है। एंड जेंडर इक्वलिटी तब होगी जब वुमेन एंड मैन एंजॉय द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बात है नहीं। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो मैन है वुमेन है वो सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एंजॉय करती है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो या फिर डिसीजन मेकिंग हो। लेकिन क्या ये सच्चाई है क्या हमारी इंडियन सोसाइटी की, आप हमें बताओ, ठीक है। क्या जेंडर वेज गैप होती है या नहीं होती है इंडिया में? बिल्कुल होती है। क्या जेंडर इनइक्वलिटी के इंसिडेंट्स आप हमें बता सकते हो, आपने कोई ऑब्जर्व किया हो तो? बिकॉज ये सब एग्जाम्पल्स आप रिकॉल करो, जितना रिकॉल करोगे आपकी जो पकड़ है सब्जेक्ट पर और ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझना है, बस रिकॉल करो, लिंक करो अपने सोसाइटी से। बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि आप सोसाइटी से इंटीग्रेटेड हो, आप अलग नहीं हो। रोज बाजार जाते हो, रोज कुछ ना कुछ खरीदते हो, रोज इंटरेक्ट करते हो मेल या फीमेल, रोज इश्यू को देखते हो, बट कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस तरीके से नहीं देखते। आज से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बाजार में जाओ, मार्केट में जाओ, ठीक है, सब्जी खरीद रहे हो या फिर जो भी आपने ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो एक प्रकार से एक होते हैं ना कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है चीज़ों की, कि आपको समझ में आने लगे सब कुछ। तो ये बातें होती है। एंड जो जेंडर इनइक्वलिटी है कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है, जिसके कारण जो पोटेंशियल कैंडिडेट है स्पेशली द वोमेन, वो कहीं ना कहीं जहाँ वो अच्छी परफॉर्म कर सकती थी, जहाँ पर वो अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकती थी, वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सब इश्यू निकल कर आती है। एंड आर्टिकल 39, ये जो डीपीएसपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें तो साफ ही साफ बोला गया है, हमारे संविधान ने, आप देख सकते हो, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वोमेन। ये हमारे संविधान ने लिखा है आर्टिकल 39 के तहत, ये डीपीएसपी है, ठीक है। एंड आपको बता दूं कि जो पॉलिटी के लेक्चर सीरीज है, जिसमें आपका प्रेसिडेंट का टॉपिक है, उसको कवर किया जाएगा आई थिंक कि कल या परसों तक में। पीडीएफ तैयार हो चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई साहब पॉलिटी के लेक्चर क्यों नहीं आ रहे। पॉलिटी के लेक्चर आएंगे एंड आपको वो मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, बस आप भरोसा बना कर रखो, आपको वो सारे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन मी ऑल्सो, बिकॉज मैं तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड आपको बस शेयर करते रहना है, ठीक है। एक प्रकार से जब फ्रेंड बोल लो, ठीक है, फ्रेंड के ही रूप में आप शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड SDG 5 की बात करें तो SDG 5 भी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, एज वेल एज ऑल वुमेन एंड गर्ल्स को एम्पावर करते हैं। तो ये बातें हो गई आपकी। एंड ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं, हालांकि अब 2022 का भी रिपोर्ट आ गया होगा, उसको अपडेट करना है आपको, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत 28 प्लेस फॉल डाउन हुआ है इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। एंड ये ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। जेंडर गैप रिपोर्ट ये मेजर किए जाते हैं 4 की पिलर्स
के आधार पर, क्या 4 पैरामीटर से, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी महिलाओं को कितना मिल पाती है, ठीक है, वो कितना वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर पाती है, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वो पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप निभाती हैं, ठीक है, एंड साथ ही साथ एजुकेशनल अटेनमेंट, साथ ही साथ हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो ध्यान रखना है, इससे आप आंसर निकाल सकते हो कि भाई साहब जेंडर गैप ये क्या कारण है इंडिया में। तो एक तो ये कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इक्वली नहीं मिलती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन का नहीं है, साथ ही साथ एजुकेशनल अटेनमेंट हमें हाइयर लेवल की नहीं देखने को मिलती है, यानी कि जो एजुकेशनल अटेनमेंट चलो ठीक है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात है, लेकिन व्हाट अबाउट हाइयर एजुकेशन, ठीक है, वहाँ पर तो महिलाओं को मैरिज का भी प्रेशर आ जाता है, साथ ही साथ फीस का भी प्रेशर आ जाता है, तो व्हाट अबाउट दैट, उसके बारे में किसने सोचा है, तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल, तो जब इनकम आएगी, जब वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करेंगी, तो कहीं ना कहीं हेल्थ एंड सर्वाइवल भी होगा, साथ ही साथ अगर वो अच्छी इनकम अर्न कर रही है तो उनके जो चाइल्ड होंगे वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो भी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, साइकिल जो है बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होता है विस्कस साइकिल में अटक जाएंगे कि एक अगर पुअर है तो फिर अगर उनको स्किल या एम्पावरमेंट नहीं किया गया तो वो जो उनसे जो कंपोनेंट निकलेंगे वो भी कहीं ना कहीं उसी साइकिल में बजे रहेंगे। तो ये होता है विस्कस साइकिल, और ये कीवर्ड यूज करना है, विस्कस साइकिल, ठीक है। एंड रीज़न क्या है बिहाइंड द जेंडर पे गैप, तो कारण बहुत सारे हैं, यू कैन लिंक ऑल्सो। तो एक तो ये है कि प्रेफरेंस दिया जाता है मेल एम्प्लॉयज का ओवर द फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है, ये एक रियलिटी है, देयर इज प्रेफरेंस फॉर मेल एम्प्लॉयज ओवर द फीमेल एम्प्लॉयज, है ना। एंड कैरियर ब्रेक्स ऑफ वोमेन ड्यू टू पेरेंटहुड ड्यूटी निभानी पड़ती है महिलाओं को, एज वेल एज अदर सोशियो कल्चरल फैक्टर, तो ये भी एक है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज जो है वो नहीं मिल पाती महिलाओं के लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड लीव की बात करो तो बहुत सारे जो कंपनीज है वो कहीं ना कहीं वो देने को तैयार नहीं होते हैं, या फिर उसके बैलेंस काट लिए जाते हैं, तो ये सब इशू है। साथ ही साथ लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सेक्टर्स, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में देख लो, है ना, मेजोरिटी इज डोमिनेटेड बाय द मेन। एंड साथ ही साथ जो वुमेन है उसको कहीं ना कहीं पिंक कॉलर जॉब्स ही मिलते हैं जनरली, पिंक कॉलर जॉब्स में जैसे टीचर्स, नर्सेज, वैसे भी पिंक कॉलर जॉब्स का नाम ही इसलिए पड़ा है कि ऐसे वर्क, ऐसे जॉब जो वुमेन ओरिएंटेड हो, जैसे टीचर, नर्सेस, रिसेप्शनिस्ट, बेबी सीटर, लेक्चरर, जो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप है एक प्रकार से फॉर वुमेन। ये बातें हो गई। सो फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस की, आपको कैसी लग रही है ये लेक्चर सीरीज, आप हमें बताओ, क्या मैं आपको फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या एक एक चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्या जो इश्यूज मैं बात कर रहा हूँ वो इश्यूज आप लिंक कर पा रहे हो अपने सोसाइटी से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, अपने रिस्पॉन्स हमें दो, ठीक है। एंड इंटरेक्टिव रहना है फ्रेंड्स, आपको भी कहीं ना कहीं अपने विचार शेयर करने हैं, एंड कुछ अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बी इंटरेक्टिव, आप हमें बताओ, हम आपको बताएंगे। ऐसे में क्या होता है, एजुकेशन एक प्रकार से शेयरिंग एंड केयरिंग होती है, तो आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा, एंड बोथ विल ग्रो। एंड जब हम बात करते हैं वुमेन इन एग्रीकल्चर में, तो एक बात आपको पता है, ये बात ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो मेल है वो तो चलो चले जाते हैं दूसरे राज्य में या फिर दूसरे देश में कभी कभी अर्न करने के लिए, ठीक है, गांव से जनरली, तो जो बच्चे महिलाएं हैं, कौन बचा, महिलाएं बची, ठीक है। तो बेसिकली क्या देखने को मिला है कि जो पुरुष है वो तो चलो बाहर चले गए, माइग्रेशन हो गया उनका फॉर अर्निंग, लेकिन जो महिलाएं बची गांव में वो क्या कर रही हैं, अब एग्रीकल्चर पर उतर रही हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में अब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। कैसे हम मानेंगे कि वुमेन कि ये इश्यू निकल कर आ रही है, तो वो आपका डाटा एंड फैक्ट से हम सब्सटेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो 10th एग्रीकल्चरल सेंसस है इसको याद रखना है आपको, एज पर द 10th एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 जो परसेंटेज है फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग्स in the country has increased from about 13% during the 2010-11 to around 14% during 2015-16। तो ये बेसिकली आपका जो प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर यूँ कह सकते हो कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है ना, कि कितना शेयर है महिलाओं का एंड कितना शेयर है पुरुषों का, उसको बता रहा है। ये जो आपका वुमेन इन एग्रीकल्चर है ना, वो दूसरा फैक्ट आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर देख सकते हो फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग कितना है,
या फिर यूँ कह सकते हो कि 2010-11 में 13% था और 2015-16 में 14% ओनली। तो कितना कम है, यानी कि इसको आप इंडायरेक्टली ये कहो कि जो बच्चे रिमेनिंग है, कितने रिमेनिंग हो गए, आई थिंक कि 86% ना। हाँ, तो 86% किसके नाम से, मेल के नाम से। अब मेल के नाम से तो इसका मतलब क्या है कि अगर वुमेन को क्रेडिट लेना है, लोन लेना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है, तो इनके पास कोई एसेट नहीं है कि वो जाएंगे बैंक के पास और बोलेंगे कि हे बैंक साहब हमें लोन दे दीजिए, तो नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास एसेट नहीं है। तो ये सब इशू निकल कर आती है, एसेट नहीं है तो वो इंटरप्रेन्योरशिप नहीं हासिल कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ वो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहती है तो नहीं कर सकती, कोई अगर बाहर जाके पढ़ना चाहती है तो वो भी नहीं कर सकती, तो ये सब इशू निकल कर आती है। तो दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटर रिलेटेड, इसलिए कहीं ना कहीं ये सब इशू को भी हैंडल करने की ज़रूरत है। एंड अब यहाँ पर देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्लॉयज 80% ऑफ ऑल इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन। तो यहाँ पर देखो, जो मैं आपको फैक्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर 80% ऑफ ऑल इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। एंड जबकि अगर हम बात करें जो आपका, तो यहाँ पर आपको देखो, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है बेसिकली, ये देख सकते हो, ये जो आपका पाई चार्ट है ना, इसमें आपका लेट्स से कि 100% इकोनॉमिकली एक्टिव वोमेन है, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। एज पर द डाटा, जो 80% वोमेन है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये जो 80% वोमेन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, दैट रिप्रेजेंट्स, ध्यान से सुनना है, दैट रिप्रेजेंट्स 33% ऑफ द लेबर फोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं आपको, और ये कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको यूज आ जाएगा डाटा को, ठीक है। एंड देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनएसएसओ रिपोर्ट, जो 18% ऑफ द फार्म फैमिलीज इन इंडिया वो किसके द्वारा हेड की जाती है, वोमेन के द्वारा। लेकिन कितना परसेंट, 18% ही। तो बाकी जो आपका आई थिंक कि 72%, नहीं 72 नहीं, 82% ऐड किया जाता है किसके द्वारा, मैन के द्वारा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 जो माइग्रेशन हुआ है, एक सेकंड में मिटा देता हूँ आपको यहाँ पर, जो माइग्रेशन हुआ है मैन का फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज जॉब्स, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिकॉज रूरल एरियाज में रह कौन रहे हैं, महिलाएं। तो महिलाएं रह रही हैं तो वो किस एक्टिविटी में इंगेज होंगी, प्राइमरली एग्रीकल्चर, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या जॉब उनके लिए मिलती है, तो जनरली एग्रीकल्चर, है ना। तो ये सब बातें निकल कर आ जाती है। तो क्या बेनिफिट है इंक्रीजिंग द वोमेन्स ऑनरशिप, तो पहली बात तो ये एक बेनिफिट जो मैंने आपको बता ही दी थी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि भाई साहब मेरे पास कुछ एसेट है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमारे सपोर्ट में नहीं है तो एक्चुअली हम इन एसेट को बेचकर, गिरवी रखकर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसे मिल जाएंगे बैंक से, तो अल्टीमेटली हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, ठीक है। एंड इससे अगर वो पैसे को या फिर इन एसेट को सही जगह पर वो यूज करती हैं तो लिविंग कंडीशन भी इंप्रूव होगी, बेटर न्यूट्रिशन अगर इनकम उनको आ रही है, फूड सॉवरेनिटी, इंप्रूविंग हेल्थ एंड आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको समझने का कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ पाओगे, ऑल दीज इश्यूज आर इंटर रिलेटेड, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है, ठीक है। एंड चलिए अब हम बात करते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो बेसिकली एक इश्यू तो यही है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिल पाती। क्यों क्रेडिट नहीं मिल पाती, ये मैंने आपको बताया, ऑनरशिप ऑफ लैंड ही नहीं है, कितना परसेंट, ये आपने देखा ना कि कितनी कम परसेंटेज वोमेन जो है वो, आप देख लो, ये जो आपका 10th एग्रीकल्चर सेंसस है, तो जो परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग इन द कंट्री वो मात्र 14% है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2015-16, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये भी डाटा देख सकते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, अबाउट 18% ऑफ द फार्म फैमिलीज इन इंडिया आर हेडेड बाय वुमेन। तो इस प्रकार के डाटा आपको सब्सटेंशिएट करने में मदद करेगी। तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्यों, बिकॉज ऑनरशिप ऑफ लैंड है ही नहीं, अब है ही नहीं, तो वो फिर वो अपने एसेट को गिरवी नहीं रख सकती, बैंक के पास अप्रोच नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली उनको लोन या क्रेडिट नहीं मिलता, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं कर सकती, स्टार्टअप नहीं खोल सकती, आइडिया को वो जन्म नहीं दे सकती, ठीक है। बिकॉज एक आइडिया है, अब उसको ग्रो करवाना है तो पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चाहिए, तो ये सब चाहिए, लेकिन वो सब उनके पास नहीं है, तो कैसे वो ग्रो करेंगी, तो ये सब बातें निकल कर आती। साथ ही साथ प्रॉपर्टी राइट देख लो, हालांकि जो लॉ है वो तो कहता है कि भाई साहब अकॉर्डिंग टू द हिंदू प्रॉपर्टी रेगुलेशन, ये तो आपको पता ही है 50%
50-50% का एलोकेशन अब होता है। तो वो सब बातें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सब इशू निकल कर आती है। तो लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट देख सकते हो, वुमेन आर जनरली नॉट गिवन द लैंड राइट्स, ठीक है, इन देयर नेम, बिकॉज ऑफ दिस वुमेन को बार्गेनिंग पावर नहीं मिल पाती इन द फैमिली, बिकॉज जो प्रॉपर्टी होल्डिंग है वो जनरली मेल मेंबर्स के पास जाते हैं। एंड वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सब चीज़ें आप देख सकते होगे अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी है सोसाइटी में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो फीमेल फार्मर्स जो है वो उनको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट्स, बिकॉज वुमेन के पास कोई कंट्रोल नहीं होता लैंड का, ठीक है। ये सब कुछ इश्यू है। एंड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको भी पता है ना, वो जो लेबर फोर्स है उसको कम कर रहा है, मैनुअल लेबर फोर्स कम हो रही है। तो हो सकता है वुमेन भी लूज कर जाए जॉब्स, बिकॉज मशीनरी जो है रिप्लेस कर रहे हैं। एंड खासकर वो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट पहले करती थी उसकी संख्या में कमी आ सकती है। एंड वी हैव द लैक ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग अगर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो उसके कारण उनका जो स्किल है वो नहीं बढ़ पा रहा है, स्किल नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो वेरियस फील्ड्स है लाइक पोल्ट्री, एपिकल्चर, रूरल हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब में भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही हैं, जबकि वुमेन की संख्याएँ काफ़ी ज़्यादा है। अगर इनका जो स्किल दे दिया जाए तो अल्टीमेटली वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, तो क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। एंड इट इज़ ए प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन फार्मर्स। एंड वी हैव द ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। एंड एडिशनल सपोर्ट दिए जाते हैं इन द एग्जिस्टिंग स्कीम्स जैसे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। एंड ये हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड अब अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम आगे जो लेक्चर सीरीज है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, और इसको डाटा से सब्सटेंशिएट करेंगे, साथ ही साथ ड्योरी जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, डिस्पाइट लॉ, बट ये खत्म होने का नाम नहीं लेती। एंड वी हैव द साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सब हम देखते हैं कुछ मेजर साइबर क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट होते हो सकती है, जैसे साइबर स्टॉकिंग, डिफेमेशन, ये सब हम आगे देखने वाले। ये सब कोई बड़ी चीज़ें नहीं आपको समझने में, ये सब आप जानते हो, बस आपको एक बार कीवर्ड याद रखने की ज़रूरत है। फीमेल फर्टिसाइड ये सब नहीं जानते हो क्या आप? क्या कारण है नहीं जानते हो? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशियो रिचुअल फैक्टर्स, ये सब आपको पता है। गवर्नमेंट स्कीम्स लिखने हैं बस। गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या, जैसे सी बॉक्स देख सकते हो, निर्भया फंड देख सकते हो, स्वधार गृह देख सकते हो, सखी वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, ये सब बातें। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, इन सब को चिपका देने आपको और कुछ नहीं करने, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, बस हमें इंटीग्रेट करना नहीं आता, तो हमें लगता है कि चैप्टर डिफिकल्ट है, बहुत दिक्कतें हैं, कैसे समझेंगे। सब समझोगे आप, भरोसा रखो अपने आप पर, और हम आपके लिए है ही इन इश्यूज को डील करवाने के लिए, ठीक है। एंड वी हैव द लीगल प्रोविजंस टू सेफगार्ड वुमेन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये सब आपके वन लाइनर डिटेल से तुरंत खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज? आप अपनी रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ये तो मैं आपको रोज़ बोलता हूँ, बस आपको एक्ट करना है, आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। एंड आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। हाँ रिमेंबर कि मैं आपको पॉलिटी के लेक्चर सीरीज हो सकता है कल पहुँचा दूँ, कल डिलीवर कर दूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।